न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उद्धव राज हुए एक इंडिया गठबंधन पर लगेगा ब्रेक। पप्पू यादव का बयान बिहार और बिहारी गरीब दलित आदिवासी पर हमला। पुणे अमित शाह ने जराम स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो खबरें विस्तार से। उद्धव राज हुए एक इंडिया गठबंधन पर लगेगा ब्रेक। महाराष्ट्र में भले ही मराठी लोगों में हिंदी पर मराठी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन राज्य के बाहर इस जश्न को एक लोकतंत्र के लिए खतरनाक माना जा रहा है। मुंबई की वर्ली डोम में आज 5 जुलाई को विजय मोर्चा निकाला जा रहा है। इस मोर्चे को लेकर जनता दल यूनाइटेड और समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उनकी प्रतिक्रिया से साफ पता चला है कि ये मोर्चा उत्तर भारतीय नागरिकों को पसंद नहीं आ रहा है। मुंबई में आज होने वाली विजय रैली के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट होने पर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि जैसा कि महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, दोनों भाइयों का एक साथ आना और उत्तर भारतीयों के लिए एक खतरनाक संकेत। 2 दशक बाद ठाकरे बंधु आज मेगा रैली मराठी मुद्दे को लेकर फिर से एक साथ आए। देखिए, महाराष्ट्र का जो पुराना दौर है, उत्तर भारतीयों के लिए इन दोनों भाइयों का साथ मिलना निसंदेह एक खतरनाक संकेत है। जिस तरह से भाषा और स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे वो पूर्व में भी उछालते रहे हैं, एक बार फिर से अपनी खोई साख को हासिल करने के लिए ये दोनों भाई मिलकर आ रहे हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि मराठी जो मानुस है उसे भी इस तरह के विभाजनकारी एजेंडे में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये गैर जरूरी विवाद हैं और इससे नौजवानों के लिए जो रोजगार के अवसर हैं वो अन्य प्रदेशों में या देश के बाहर जाने के लिए हिंदी का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान और स्थानीय भाषा का ज्ञान ये बेहद आवश्यक है। और इसीलिए उनके झांसे में महाराष्ट्र के, चाहे वो उत्तर भारतीय हों या महाराष्ट्र के मराठी लोग हों। बढ़ते अगली खबर की ओर। पप्पू यादव का बयान। पप्पू यादव ने बिहार और बिहारी गरीब प्रवासी मजदूरों, दलित और आदिवासियों के अधिकारों पर गंभीर हमला बताया। उन्होंने कहा है कि उनसे पूछा जा रहा है कि वे भारतीय हैं या नहीं और क्या वे नेपाल या बांग्लादेश से हैं। उन्होंने कहा है कि 6 महीने पहले जारी सूची के बावजूद आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता सूची को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। पप्पू यादव ने इसे नोटबंदी के बाद वोटबंदी करार दिया और आरोप लगाया है कि यह उनके अधिकारों को छीनने और नस्ल को खत्म करने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि यह एक युद्ध है और आरएसएस का कार्यालय युवा मोर्चा बन चुका है। कांग्रेस प्रभारी के निर्देश पर 9 जुलाई को बिहार में आमने सामने की लड़ाई के लिए पूरे बिहार में बंद रहेगा। जब गुल खाए गुलगुल्ले से पढ़े, जब मेरे पास बंदूक है और गोली रहेगा नहीं, गोली है बंदूक रहेगा नहीं, तो किस चीज से फायर होगा? हमारे जीवन पर ही हमला कर दिया। भारतीय होने का प्रमाण बिहार और बिहारी गरीब और प्रवासी मजदूर से मांगा जा रहा है, दलित आदिवासी से मांगा जा रहा है। क्या हम भारतीय हैं कि नहीं? क्या हम नेपाल और बांग्लादेश के हैं? आप 6 महीना पहले आपने सारी सूची जारी कर दी, आपको 22 साल के बाद यह क्या मतलब है? आर्टिकल 326 क्या कहता है? कौन से अधिकार कहते हैं? आप हमको बताइए। आर्टिकल 326 को आप नहीं मानेंगे? आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को नहीं मानेंगे? आप वोटर लिस्ट के कार्ड को नहीं मानेंगे? आप 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं। जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी, मैट्रिक प्रमाण पत्र, कितने लोग रहते हैं? 16%, 18% लोग मैट्रिक नहीं किए। कितने परसेंट लोगों के पास किसी तरह का कुछ भी नहीं है? 73% बाढ़ में लोग रहते हैं। बाढ़ में लोग सारा कागजात खत्म हो गया। आप 87 के पहले की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का है कि नहीं? फिर आप कह रहे हैं 2004 तक, 2003 में नाम जोड़ा गया, फिर आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। ये क्या है? नोटबंदी के बाद वोटबंदी।
पहले जेब से, गरीबों के जेब से रुपया बर्बाद किए, युवा महिलाओं के जेब से रुपया छीन लिए, और आप वोटबंदी, अब अधिकार छीन रहे हैं, अब आप नस्ल को काट रहे हैं। हम नस्ल विहीन हो जाएं? हम जी के क्या करेंगे जब वोट का अधिकार और वोटर लिस्ट से हमारा 2 करोड़ लोगों का नाम हट जाएगा, जब मेरा मां बाप ही नहीं बचेगा। नीतीश कुमार जी तो अब अंतिम प्रक्रिया में है, उनके बेटे को वोट कौन देगा? चिराग जी, जब पासवान का वोट कट जाएगा तो कहां से आप मुख्यमंत्री बनिएगा? मांझी जी, कौन बनाएगा मुख्यमंत्री मुसहर को? कुशवाहा साहब कहां से मुख्यमंत्री बनिएगा? निषाद, बला, केवट, केवरत, सबका वोट कट जाएगा। अत्यंत पिछड़ी जाति, ये तो हमला है, वार है, युद्ध कर दिया इन्होंने। और उन्होंने तो पॉलिटिकल पार्टी को बिचौलिया कह दिया, बोला आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां है? ये तो गुंडाई की भाषा से उन्होंने प्रयोग किया। वो दफ्तर बन गया युवा मोर्चा का, भारतीय युवा मोर्चा का, आरएसएस का। आप जजेस की कमेटी में लाइए, कल तो कोर्ट जा रहे हैं हम लोग, जनहित याचिका दायर कर रहे हैं हमारे लॉयर, आज अभी जाएंगे। सर, लड़ाई आर पार होगी। 9 तारीख को पूरा कांग्रेस प्रभारी जी ने कह दिया, और उनका आदेश है कि 9 को पूरा बिहार बंद, रोड चक्का जाम। उसके बाद दिल्ली सदन घेराव, 21 से चलने नहीं देंगे। बीएलओ से मैंने आग्रह किया है, आप चाय पानी पीजिए, मेरे वोटर पर आप दमन मत कीजिएगा, धमकाइएगा नहीं। हमने कहा है कि आप टीचर को धमका रहे हैं, उन्हें 1950 आरबी एक्ट के तहत कर रहे हैं, कार्रवाई होगी जबरदस्ती। हम बीएलओ के साथ कोई भी गांव में अपमान नहीं होगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं देंगे। हमने आह्वान किया है, हमने कहा मुखिया जी से, सरपंच, ईबीसी, बीडी से, पैक्स अध्यक्ष से, वार्ड सदस्य की आप अपने अपने वोटर को बचाइए। वक्त आ गया नई आजादी की, एक बड़ी आजादी, उस आजादी से बड़ी आजादी, उस अंग्रेज से बड़ा अंग्रेज। वार जीवन या मरण होगा। जिक्र किया है अपने पप्पू जी। बढ़ती अगली खबर की ओर। पुणे अमित शाह ने जयराम स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज पुणे में जयराम स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का भव्य उद्घाटन किया। इस विशेष अवसर पर उन्होंने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए इस आधुनिक केंद्र को पुणे की खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार और श्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी गरिमामय बना दिया। इसके साथ ही पुणे के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी समारोह में मौजूद रहे। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि इस तरह के स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर्स युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी एक उपयुक्त मंच प्रदान करेंगे। आज पूना गुजराती बंधु समाज एना उपक्रमे जयराज स्पोर्ट्स અને કન્વેન્શન સેન્ટર એના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મારી સાથે મંચ પર ઉપસ્થિત શ્રી એકનાથજી શિંદે ઉપમુખ્યમંત્રી મહારાષ્ટ્ર સરકાર, શ્રી અજીતદાદા પવાર પૂનાના જનપ્રતિનિધિ અને ઉપમુખ્યમંત્રી મહારાષ્ટ્ર સરકાર, भारतीय जनता पार्टी ना अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी, श्री मुरलीधर माहोल पूना सांसद અને કેન્દ્રમાં મારી સાથે સહકારી મંત્રાલયમાં રાજ્યમંત્રી શ્રીમાન ચંદ્રકાંત દાદા પાટીલ, ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગના મંત્રી बहन माधुरी मिसाल, शहरी विकास राज्य मंत्री महाराष्ट्र नितिन भाई देसाई, अध्यक्ष पूना गुजराती बंधु समाज,
જયંતભાઈ શાહ, રાજેશભાઈ શાહ, નયનેશભાઈ નંદુ, શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલ, શ્રી સુજયભાઈ શાહ, શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ શાહ અને ગુજરાતના ગુજરાતી બંધુ સમાજના સૌ ઉપસ્થિત ભાઈઓ બહેનો, રામ રામ. આમ તો થોડા સમય પહેલા સ્કૂલના ગુરુકુલના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આવવાનું હતું. મેં હા પણ પાડી હતી, પણ પહોંચી ના શક્યો. પછી ફરીવાર આ નિમંત્રણ મળ્યું, થોડું પેન્ડિંગમાં રહ્યું અને હું મારા શરૂઆતી જીવનમાં થોડો સમય પૂનામાં રહેલો પણ છું. ભવાની પેઠમાં રહેતો હતો. તો ગુજરાતી બંધુ સમાજનો ભવન કેવું હશે, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ કેવું હશે, કન્વેન્શન સેન્ટર કેવું હશે નું થોડું કુતૂહલ મારા મનમાં તો હતું. પણ જ્યારે નિમંત્રણની સાથે તમારું પૂરું કેટલોગ આવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે આ તો આખા દેશના ગુજરાતી સમાજમાં સૌથી સુંદર બિલ્ડિંગ પૂના ગુજરાતી બંધુ સમાજો. કારણ કે હું ગુજરાત સરકારમાં મંત્રી હતો ત્યારે બધા ગુજરાતી સમાજના ભવન માટે એ વખતના મુખ્યમંત્રી ને આજના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ 5 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપી હતી. અને હું બંગાળ, તામિલનાડુ, જૂનું આંધ્રપ્રદેશ એટલે હૈદરાબાદ અને પંજાબમાં ગુજરાતી સમાજના બિલ્ડિંગોનો, ભવનોના ઉદ્ઘાટન કરવા માટે ગયો હતો. મારા મનમાં એવી જ કંઈક કલ્પના પૂના બંધુ, ગુજરાતી બંધુ સમાજની હતી. પણ જ્યારે કેટલોગ જોયું ત્યારે ખબર પડી કે આ કોઈ સાર્વજનિક સંસ્થા નહીં, કોઈએ પ્રાઇવેટ બિઝનેસ માટે બિઝનેસના દ્રષ્ટિકોણથી બનાવેલું એક સંપૂર્ણ કમ્પ્લીટ આધુનિક મકાન આપ લોકોએ બનાવ્યું. અને દરેક પ્રકારની ગતિવિધિ જે સમાજ જીવનની હોય એની અંદર એને સાંકળવાનું આપે કામ કર્યું છે. હું નિશ્ચિત રૂપે માનું છું કે 2012 થી 2025 13 વર્ષ સુધી સમાજના સૌ લોકોએ સંગઠિત થઈને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે સૌએ જે યોગદાન આપ્યું છે, આર્થિક યોગદાન આપ્યું છે, સમયનું યોગદાન આપ્યું છે, કોઈએ ગાઈડન્સ આપ્યું છે, એ બધું જ્યારે કોઈ વિવાદ વગર એકત્રિત થાય તો આવા સુંદર ભવનનું નિર્માણ થઈ શકે. ખરેખર પૂનાના ગુજરાતી બંધુ સમાજને હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ અને અભિનંદન. મિત્રો, આ પુણ્ય નગરી એક પ્રકારથી આખા દેશની અંદર જ્ઞાન, તપ, રાષ્ટ્રવાદ, સામાજિક ચેતના અને સ્વતંત્રતા સંગ્રામના દરેક તબક્કે એનું નેતૃત્વ કરવાનું કામ આ પુણ્ય નગરીએ કર્યું. જ્યારે આપણો દેશ મોગલો સામે લડતો ત્યારે શિવાજી મહારાજથી શરૂ કરી પેશવાઓની પરંપરા એ આ નગરીમાંથી જ બહાર આવી અને દેશને હિન્દવી સ્વરાજ, હિન્દુ સામ્રાજ્ય આપવાનું કામ કર્યું. જ્યારે આપણે અંગ્રેજો સામે લડતા હતા એ વખતે અહીંથી જ તિલક મહારાજે સિંહ ગર્જના કરી
સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, અંગ્રેજો પાછા જાઓ. અને દેશભરમાં જોત જોતામાં તિલક મહારાજનું આ એક વાક્ય યુવાનોનો જીવન મંત્ર બની ગયું અને આઝાદીનું આંદોલન અનેક ઘણી વધુ ગતિથી ચાલ્યું અને અંતતોગતવા મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વમાં આપણે સૌ આઝાદ પણ થયા. આ પુણ્યનગરીએ આપણા વેદ, ઉપનિષદ, ઇતિહાસ, આપણું સાહિત્ય, આપણી કલાઓ એને સંરક્ષિત અને સંવર્ધિત કરવાનું કામ કર્યું. ને બીજી બાજુ આજ પુણ્યનગરી, આજ મહારાષ્ટ્રની ભૂમિએ સામાજિક પરિવર્તનની ધુરા પણ આગળ વધારી. ભક્તિ માર્ગના પ્રવર્તક અનેક ભક્તોએ અહીંથી ભક્તિ માર્ગને પણ પ્રસ્થાપિત કરવાનું કામ કર્યું. અને એ જ પુણ્યભૂમિ પર લગભગ 300 કરોડના ખર્ચે 2.5 લાખ વર્ગ ફૂટનું આધુનિક કન્સ્ટ્રક્શન કરી. તો મેં સૌએ પૂરા સમાજ માટે આ સુવિધાઓ ઊભી કરી છે. અને જે રીતે કન્સ્ટ્રક્શન મનથી કર્યું છે, મને વિશ્વાસ છે જાળવણી પણ એટલા જ મનથી થશે અને લાંબા સમય સુધી થશે. ક્યારે સમાજનું નેતૃત્વ એકત્રિત થઈ કામ કરતું હોય ત્યારે દરેક પેઢીમાંથી કરેલા કામોને આગળ વધારવા વાળું નેતૃત્વ બહાર નીકળી જાય. અજીત દાદાએ ભવનની વિશેષતાઓ ખૂબ ડિટેલ કહી છે. મેં પણ બહુ ડિટેલ વિમાનમાં આવતી વખતે વાંચીને આવ્યો છું. ખરેખર હું, તમે બધા મારી સામે બેઠા છો એટલે નથી કહેતો, કોઈ પણ સમાજના ભવનમાં આટલી સારી અને આટલી આધુનિક સુવિધાઓ હશે એવું આ પહેલી ઘટના હશે. શ્રી પૂના ગુજરાતી બંધુ સમાજ 1913 થી 112 વર્ષ સુધી સતત પૂનાની અંદર, મહારાષ્ટ્રની અંદર એકરૂપ થઈ સમાજ સાથે હરીભરી કામ કર્યું. મને એકવાર, હું પાર્ટીનો અધ્યક્ષ હતો, એ વખતે મેં કન્ટિન્યુઅસ 116 દિવસનો દેશનો પ્રવાસ કર્યો હતો. અને 116 દિવસના દેશના પ્રવાસમાં 112મા દિવસે હું નાગાલેન્ડમાં હતો. તો નાગાલેન્ડમાં એક પત્રકાર બેન હતી, એને મને પૂછ્યું કે સાહેબ ગુજરાતી યાદ નથી આવતું? એટલે મેં એમને એક વાક્ય કહ્યું હતું, અમારા ત્યાં એક કહેવત છે, જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. એક જ ગુજરાતી રહેવો જોઈએ, ત્યાં હંમેશા માટે ગુજરાત હોય. કારણ કે ગુજરાતી જ્યાં જાય ત્યાં ગમે એટલો છલોછલ ઉભરાયેલો દૂધનો ગ્લાસ હોય, દૂધનો પ્યાલો હોય, એમાં તમે સાકર નાખો તો દૂધ ઉભરાય નહીં, સાકર ઓગળી જાય. એ રીતે કોઈ પણ પ્રદેશમાં ગુજરાતી જાય તો ત્યાં સંઘર્ષ ના કરે, એ પ્રદેશને આગળ વધારવા માટે મળે. અને ગુજરાતીઓના સંસ્કાર, ગુજરાતી સમાજના ન કેવલ દેશના દરેક પ્રદેશમાં, દુનિયાના દરેક દેશમાં ગુજરાતી સમાજને સ્વીકૃત બનાવ્યો છે. દુનિયામાં પણ જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ ગયા, અમેરિકા હોય, આફ્રિકા હોય, યુરોપિયન દેશો હોય, દરેક જગ્યાએ, દરેક ક્ષેત્રમાં એમણે ગુજરાતનું નામ ઉજળું કર્યું. અને ક્યાંય વિવાદ, ઝઘડો, કોઈ નાની વાત એમાં ગુજરાતી સમાજ પડ્યો જ નહીં. અને એટલા માટે 1913 થી 2025 113 વર્ષની
તમારી અક્ષુણ યાત્રાએ આ એક શુભ પ્રસંગ આવ્યો કે આટલું મોટું ભવ્ય ભવન ગુજરાતી સમાજના સૌ મિત્રોએ સાથે બેસીને બનાવ્યું. તમે મને નિમંત્રણ આપ્યું હતું, મારે તો આવવાનું જ હોય, પણ એકનાથજીને દાદા પણ આવ્યા છે, ચંદ્રકાંત દાદા પણ આવ્યા છે, એટલે હું સમાજ વતી આ સૌ મહારાષ્ટ્રના નેતાઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માંગુ છું કે આપણા કાર્યક્રમમાં આવી એને આપણી શોભા વધારી છે. મિત્રો, આ 11 વર્ષમાં દેશની અંદર એક આમૂલ ચૂર પરિવર્તન થયું છે. વેપારીઓને, ઉદ્યોગપતિઓને અર્થતંત્રમાં પરિવર્તન દેખાવું જ જોઈએ, એ પણ થવું જ જોઈએ, પરંતુ એના સિવાય પણ અનેક પરિવર્તન આ દેશની અંદર નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કર્યા છે. તમને આશ્ચર્ય લાગશે, 2014 સુધી આ દેશમાં 20,000 એવા ગામ હતા જ્યાં વીજળીનો થાંભલો નહોતો. 2016 ની અંદર સૌથી પહેલા 20,000 ગામમાં વીજળી પહોંચાડવાનું કામ આપણા નેતા નરેન્દ્ર મોદીએ પૂરું કરી નાખ્યું. આ દેશમાં 15 કરોડ ઘર એવા હતા કે જ્યાં ટોયલેટ જ નહોતું. અહીંયા બેઠેલા હોલમાંથી, આ સભાગારમાંથી બેઠેલા કોઈ વ્યક્તિને, વિશેષ કર બહેનો, ટોયલેટ વગરના ઘરની કલ્પના કરી શકો છો તમે? 7 પેઢીથી 15 કરોડ લોકોના ઘરમાં ટોયલેટ નહોતું. હું આજે ગર્વથી કહી શકું કે આજે દેશમાં એક પણ ઘર એવું નથી જેની અંદર ટોયલેટ બનાવવાનું બાકી. 3 કરોડ ઘર એવા હતા કે જ્યાં વીજળી જ નથી. અડધો કલાક ઇન્ટરપ્શન આવે તો આપણે મહારાષ્ટ્ર ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ પર 5,000 ફોન પહોંચી જાય કે લાઇટ કેમ ગઈ. એમના જીવનમાં વીજળીનો અનુભવ જ નહોતો કર્યો. આ 3 કરોડ લોકોના ઘરમાં વીજળી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું. 60 કરોડ લોકો આજે 5 લાખ સુધીના ઈલાજની ચિંતા એના પરિવારની એમને નથી કરવાની, એ નરેન્દ્ર મોદી સરકાર કરે છે. 80 કરોડ લોકોને પ્રતિ વ્યક્તિ દર મહિને 5 કિલો અનાજ મફત આપવાનું કામ કરી એ જે પૈસા કમાય એ બધા એના બાળકોના વિકાસ માટે પહોંચાડવાની વાત કરી. ના, એકનાથ શિંદેજીએ લાડલી બહેનાઓના ઘરમાં ચેક મોકલવાની શરૂઆત કરી દીધી. આવા અનેક કામો જે આઝાદીથી અત્યાર સુધી, ગેસનું સિલિન્ડર આપવાનું હોય કે એની રોજગારીની વ્યવસ્થા કરવાની હોય, એ થયા જ નતા. સમસ્યાને સમગ્રતાથી, સમૂળ એને સમાપ્ત કરવાની દિશામાં ક્યારેય નતા વધ્યા. ટુકડા 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 સમસ્યાઓ ટેકલ થતી હતી. નરેન્દ્ર મોદીજીએ 11 વર્ષમાં દેશની અનેક સમસ્યાઓ એક સાથે સમાધાન કરી. હમણાં વાત કરી કલમ 370. હું 8 વર્ષનો હતો ત્યારથી सूत्रों बोलावतो હતો कि एक देश में एक विधान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रहेंगे. एक देश में 2 वडाप्रधान ना होय, एक देश में 2 संविधान ना होय, અને એક દેશમાં 2 ધ્વજ પણ ના હોય. મારા જેવા કેટલાય લોકો 75 વર્ષ સુધી પોતાના જીવનનું મિશન બનાવ્યું. બધાએ માનવાનું છોડી દીધું હતું કે 370મી કલમ કાશ્મીરમાંથી હટે અને ત્યાં આપણો તિરંગો ફરકે. અને મિત્રો, 5 ઓગસ્ટ 2019 નરેન્દ્ર મોદીજી
આ દેશમાંથી 370મી કલમ સમાપ્ત કરી નાખી. 550 વર્ષ પહેલા બાબરે તોડેલું રામનું મંદિર 550 વર્ષ સુધી 16 લાખ લોકો એના માટે જીવ આપી દીધો. અનેક સાધુ મહાત્માઓ, અનેક સેનાનીઓ, પરંતુ રામલલ્લા ટેન્ટમાં હતા, બાંધી નતા શકતા. આપણે લોહીનું એક ટીપું વેડ્યા વગર, કોઈ વિરોધ વગર આ ભવ્ય રામ મંદિર અયોધ્યામાં બંધાઈ. કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર ઔરંગઝેબે તોડ્યો હતો. ત્યારથી બનાવવાનો પ્રયાસ ચાલતો હતો. સદાશિવ ભાઉએ પ્રયાસ કર્યો, પણ પાણીપતની લડાઈમાં હાર્યા અને પૂરો ના થયો. ને કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર પણ નરેન્દ્ર મોદીજીએ પૂરો કરવાનું કામ કર્યું. સોમનાથનું મંદિર ફરીવાર સોનાનું બની રહ્યું છે. 23 વાર લૂંટ્યા, તોડ્યા પછી આજે સોમનાથનું મંદિર ફરીવાર સોનાનું બને છે. અને હું તમને વિશ્વાસથી કહી દઉં છું કે આજના ભારતમાં કોઈની હિંમત નથી સોમનાથ દાદાના મંદિરને હાથ લગાડવાનો. ભારત ક્યારેય કલ્પના ના કરી શકે કે આપણું ચંદ્રયાન ચંદ્રમાના દક્ષિણ ધ્રુવ પર જાય અને દક્ષિણ ધ્રુવનું નામ શિવશક્તિ પોઈન્ટ રાખવામાં આવે. આ ચંદ્રમા પર 3 જ પોઈન્ટ નક્કી થયા છે, એમાં એક નામ શિવશક્તિ પોઈન્ટના નામથી ભારતના અવકાશ ક્ષેત્રમાં. 2036માં આપણે ઓલિમ્પિકની મેજબાની કરવાનો વિચાર કરી જ ના શકીએ 10 વર્ષ પહેલા, 11 વર્ષ પહેલા. અને હું તમને વિશ્વાસ આપું છું 2036માં ઓલિમ્પિક પણ થશે અને 1 થી 10 નંબરમાં મેડલ જીતવાના દેશોમાં આપણું ભારત પણ હશે. ગ્રામીણ કક્ષાથી રમત ગમતને બાળકોનો સ્વભાવ બનાવવાનું કામ છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલે છે. 11 વર્ષ પહેલા આપણું અર્થતંત્ર 11મા નંબરે હતું અને આજે દુનિયાનું 4થા નંબરનું અર્થતંત્ર ભારતનું છે. અને આપ મારી વાત માનીને ચાલજો, 2027માં આપણે દુનિયાના 3જા નંબરના અર્થતંત્ર પર પહોંચીએ. આજ ભારત ફિનટેક કેપિટલ તરીકે આખી દુનિયામાં ઉપસી આવ્યું છે. ડેટાની ખપત પર હેડ પૂરી દુનિયામાં આજ ભારતીયો કરે છે. પૂરી દુનિયામાં સૌથી વધુ મોબાઈલ બનાવવાવાળા દેશોમાં આપણે 2જા નંબરે છે. સ્ટાર્ટઅપના ક્ષેત્રમાં આપણા જુવાનિયાઓ દુનિયામાં 3જા નંબરે છે. રિન્યુઅલ એનર્જીમાં પૂરા વિશ્વમાં આપણે 3જા નંબર છે. ને ગ્લોબલ ફાયર પાવર ઇન્ડેક્સમાં આપણે દુનિયામાં 4થા નંબર છે. અને ટેરરિઝમ, નક્સલવાદ, નોર્થ ઇસ્ટ બધું સાગમટે 11 વર્ષમાં મોદી સાહેબે જોરીમાં પૂરી દરિયામાં નાખવાનું કામ કર્યું. અને મિત્રો વિશ્વાસ રાખજો, 2026 31 માર્ચ આ દેશમાં 38 વર્ષ જૂનો નક્સલવાદ સમાપ્ત થઈ ભારત નક્સલવાદથી મુક્ત દેશ બનશે. આ બધા કામો એક 11 વર્ષમાં પૂરા થયા છે. ના તો અહીંયા અટકતું નથી, બધું કહેવા જવું તો ભાગવત સપ્તાહ બેસાડવી પડે તો એ પૂરું ના થાય. પણ ગુજરાતીમાં કહેવત છે, અકલવાનને ઈશારો કાફી હોય. દેશ સાચા રસ્તે જઈ રહ્યો છે.
એક લક્ષ્ય નક્કી કરી આગળ વધી રહ્યો છે અને ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. અને 2047માં જ્યારે દેશની શતાબ્દી ઉજવાતી છે ત્યારે પૂરા વિશ્વમાં ભારત નંબર 1 હશે એવો પાયો નાખવાનું કામ અત્યારે થયું. અને આ આત્મવિશ્વાસ સાથે 140 કરોડના દેશે 25 વર્ષ પુરુષાર્થ કરવાનો કે 2047માં ભારતનો બીજો નંબર હોઈ જ ના શકે, દુનિયામાં પહેલા નંબરે ભારત હોય એવું ભારત બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખી આગળ. અને જ્યારે વ્યવસ્થાઓ નિર્મિત થઈ જતી હોય છે ત્યારે વ્યક્તિઓના આધાર પર દેશ નથી ચાલતો. નરેન્દ્ર મોદીજીએ આ 10 વર્ષમાં વ્યવસ્થાઓનું નિર્માણ કરવાનું કામ કર્યું છે અને વ્યવસ્થાઓથી જ આ પાયાના આધાર પર જ 2047ના મહાન ભારતની રચનાનું નિર્માણ થવાનું છે. 113 વર્ષથી તમે આ પુણ્ય નગરીમાં રહી પૂનાના, મહારાષ્ટ્રના, દેશના વિકાસને યોગદાન આપો છો, પણ આ મકાનની અંદર બધા જ પ્રકારની સામાજિક જરૂરિયાતોને સમાવેશ કરીને ખૂબ સુંદર કોમ્પ્લેક્સ બનાવ્યું છે. આની અંદર એક લાઇબ્રેરી પણ તમે બનાવી જે 5000 પુસ્તકો છે અને તમારા લગભગ 5600 મેમ્બર છે. કેટલા મેમ્બર છે? 5400 મેમ્બર છે. મારો આગ્રહ છે ગુજરાતી બંધુ સમાજના સૌ કરતા ધરતાઓને કે દરેક મેમ્બર 2 પુસ્તકો લાઇબ્રેરીને, સારા પુસ્તકો લાઇબ્રેરીને ખરીદીને આપે તો 10,000 પુસ્તકો વધી જાય ને લાઇબ્રેરી 15,000 ની. આપણે સૌએ આપણા બાળકોને વાંચવાની આદત પાડવી પડે, ઇતિહાસની જાણકારી આપવી પડે અને ભવિષ્યનું ભારત ક્યાં પહોંચાડવાનું છે એનો પરિચય પણ કરાવવો પડે. વ્યક્તિ ક્યારેય એકલો મોટો ના થઈ શકે. સમાજ મોટો થાય, વ્યક્તિ પોતાની જાતે જ મોટો થાય અને દેશ મોટો થાય તો સૌ મોટા થાય. આ સંસ્કાર સાથે આપણા જુવાનિયાઓ વાંચતા થાય એના માટે મારો આગ્રહ છે કે 3 વર્ષમાં દરેક ગુજરાતી બંધુ સમાજના મેમ્બર 2 સારા પુસ્તકો ખરીદી અને આ લાઇબ્રેરીને ભેટ આપે. અને કોઈ મને એવું ના કહેતા કે ગુજરાતી બંધુ સમાજના ગુજરાતી મેમ્બરને 2 પુસ્તકો ખરીદવાના ના પરવડે. હું એ વાણિયો છું, મને ખબર પડે. એટલે પોતાની જાતે જ સમાજના કરતા ધરતાઓએ ફોલોઅપ ના કરવું પડે. એક પરિપત્રના આધાર પર આપણી 5000ની લાઇબ્રેરી 10,000 ઉમેરી 15,000ની થાય એ પ્રકારની સૌ વ્યવસ્થા કરીએ. ખરેખર ખૂબ સુંદર કોમ્પ્લેક્સ બન્યું છે. આપ સૌને હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન અને અનંત અનંત શુभकामनाओं. वंदे मातरम. बढ़ती खबर की ओर। हिमाचल में मानसून की तबाही, अब तक 69 मौतें। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने इस बार भारी तबाही मचाई है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि बारिश शुरू होने के बाद से अब तक 69 लोगों की जान जा चुकी है, 37 लोग लापता है और 110 लोग घायल हुए। राज्य को अब तक करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि बारिश के कारण सड़कें और जल परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। अभी तक बरसात में जो अब से बरसात शुरू हुई है तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का। बढ़ती अगली खबर की ओर। दिल्ली के विशाल मेगा मार्ट में आग, एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली के करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में कल शाम 6 बजे आग लगने की सूचना मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस
की टीम तुरंत मौके पर पहुंची है। आग इतनी तेज थी कि कॉल को उच्च श्रेणी में अपग्रेड किया गया। रात 2 बजे की तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के मृत पाए जाने की खबर मिली है। आग ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3 मंजिल तक फैली हुई थी, जहां किराने का सामान, कपड़े और अन्य जलने योग्य वस्तुएं रखी थी। अधिकारियों ने आग पर नियंत्रण पा लिया है और राहत कार्य जारी है। ये कॉल कल शाम में 6:44 में कॉल लगा था, फायर हुई थी। यहाँ पे 20 मेगावाट में फायर है, इसकी कॉल मिली थी। फिर हमारे टीम यहाँ मौके पे आया। मौके पे आने के बाद उन्होंने देखा कि फायर ज्यादा है, तो फिर इस कॉल को कैटेगरी को अप कर दिया गया। मीडियम फायर किया गया था, लगभग 9:15 में मीडियम फायर किया गया था इसे। उसके बाद फिर रात में सर्च के दौरान लगभग 2 बजे के आसपास इसमें कैजुअलिटी मिला एक, और आग जो है अभी अंडर कंट्रोल है और इसमें कूलिंग का काम चालू है। सर बॉडी जो मिली आप बता रहे हैं किस लोकेशन पे मिली है सर, कहाँ मिली है बॉडी? लिफ्ट के आसपास, लिफ्ट में ही था, लिफ्ट में था। अच्छा, लिफ्ट के अंदर ही बॉडी? लिफ्ट के अंदर की बॉडी। अच्छा, तो ये कितने फ्लोर पर सर आग लगी? बिल्डिंग है ये ग्राउंड प्लस 3 है। हाँ, तो आग थी, सारे फ्लोर पे आग थी। टॉप फ्लोर पे ज्यादा आग थी, 3rd फ्लोर पे ज्यादा आग थी। टॉप फ्लोर पे सर किस चीज का सामान ये पूरा ग्रोसरी आइटम है, इसमें कपड़े हैं, जो 20 मेगावाट का जो आइटम्स होते हैं, सामान होते हैं, और पूरे काफी जलने वाला आइटम बहुत सारा भरा हुआ है इसमें, तो आग के कारण इसलिए ज्यादा लगी थी। तो इसके अलावा कोई और इंजर्ड तो नहीं है सर? जो अभी सर्च काम चल रहा है, सर्चिंग काम होगा। पूरी फायर एक्सटिंग्विश होने के बाद सर्चिंग काम दोबारा फिर से होएगा। अच्छा। फिर उसमें चेक किया जाएगा, फिर वो आगे जो होगा बताया जाएगा। सर रीजन ऑफ फायर क्या अभी तक पता चल पाया? नहीं, इसका तो इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा किस कारण से फायर हुआ था, क्या क्या लैप्सेस हुई थी इसमें, क्या क्या फायर सिस्टम इसमें काम किया था, नहीं किया था। वो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद मालूम चलेगा। सर वैसे आग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से फ्लोर से, ये कुछ पता चल पाया? इसकी डाटा तो देखना, वो आइडिया नहीं है उसका। अच्छा, तो आप इन्वेस्टिगेशन में सर क्या पता लगाएंगे आपकी फायर एक्सटिंग्विशर चल रहे हैं या फिर फायर की एनओसी है या नहीं? नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि फायर किस रीजन से लगा, फायर शुरुआत कहाँ से हुई, टॉप से हुई या ग्राउंड से हुई, बेसिकली वो सारे उसमें होंगे। तो सर अभी तक क्या लगे हुए पाए गए हैं इसमें फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का? अभी तो आग इतनी है, स्मोक इतना है, हीट इतना है, वहां तो हमें फायर फाइटिंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है। तभी हम तो देख ही नहीं सकते उसमें कुछ, पूरे अंदर विजन का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हो रही है, हीट ज्यादा है अंदर में। तो कुछ रेस्क्यू भी किए गए थे सर लोग जब आग लगी थी आप लोगों की तरफ से? रेस्क्यू एक आदमी का ही था, और तो फिर ऐसे ही था। इसके अलावा कोई नहीं? इसके अलावा अभी तक तो कोई नहीं। अब सर्च करेंगे, कुछ और उसमें है तो वो बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।
बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में चीन की कमजोरी, हवाई रक्षा मजबूत करने की जरूरत, कोंडापल्ली। जेएनयू में चीनी अध्ययन के प्रोफेसर और सेंटर फॉर एशियन स्टडीज के अध्यक्ष श्रीकांत कोंडापल्ली ने हाल ही में उपसेना प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने बताया कि 9 और 10 मई को ऑपरेशन के दौरान चीन के मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और अन्य हथियार ब्रह्मोस हमलों के खिलाफ काम नहीं कर सके, जो उनके हथियारों में कुछ कमियों को दर्शाता है। प्रोफेसर कोंडापल्ली ने कहा है कि इस ऑपरेशन में हवाई आयाम का भरपूर प्रदर्शन हुआ है, कई विमानों को तैनात किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? वो सही कह रहे हैं कि हम अगर हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज को अगर देखें, जो भारत के जो नेबरहुड के बारे में, तुर्की क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स सप्लाई किया था पाकिस्तान को, जब ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 1200 ड्रोन्स शायद उन्होंने इस्तेमाल किया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। चीन भी बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को दिया था, कुल मिलाकर कुछ $21 बिलियन का कीमत के हथियार। और अभी पाकिस्तान के पूरा इन्वेंट्री में लगभग 80% तक चीन का ओरिजिन्स है ये। तो तुर्की, चीन और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान से जो हमला हुई पहलगांव में अप्रैल 22 तारीख को, उसको भी लेते हुए हमें ये 3 देशों से अभी कुछ खतरा है। और उन्होंने ये नहीं कहा है कि बांग्लादेश से भी भारत को एक चैलेंज होगा, क्योंकि बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने कहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करना चाहते हैं, और वो भी एक चैलेंज है। लेकिन बांग्लादेश उनके पास उतना ताकत नहीं है, तो शायद ये 3 देशों से भारत खतरा मानते हैं। सर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि हमारी हवाई रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है, इस बार जो हमले हुए थे वो हमारे शहरी इलाकों में नहीं हुए थे, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत था, लेकिन इसको और मजबूत करने की जरूरत है। उनका कहना यह है कि हम अभी ये 2 थिएटर्स, 2 फ्रंट वॉर अंडर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, जो 2009 से इंडियन आर्मी एक कॉन्फ़िगर किया है, तो उससे उनका कहना है कि पाकिस्तान और चाइना, जैसे कि J-10 या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स उन्होंने दोनों देशों ने JF-17 और दूसरा प्लेटफॉर्म्स उन्होंने इन्वॉल्व किया इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स के उसमें एक चैलेंज है। दूसरा चीज़, हमने बहुत सारे जो एयर वॉरफेयर, इस ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारा एयर डायमेंशन का डिस्प्ले हुई, क्योंकि हमने कुल मिलाकर कुछ 150 से 200 एयरक्राफ्ट को मोबिलाइज किया, और रफाल, जैगुआर, मिराज, Su-30 इन सभी को, तो हम भी उतना वीकनेस डिस्प्ले नहीं किया एयर डिफेंस सिस्टम्स में और एयर वॉरफेयर में। लेकिन चीन का जो डेवलपमेंट हुई अभी तक, J-10, J-35 भी उन्होंने बेचना चाहते हैं, और विंगलूंग ड्रोन्स या JF-17 या उनका दूसरा जो हवाई के बारे में जो बहुत सारे हथियारों ने मिसाइल सिस्टम्स, जैसे कि हुंगची 9 सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज, और हुंगची 17 भी बेचना चाहते हैं अभी उन लोगों को, जो S-400 के मुताबिक होगा, ये उसका पैरेलल परफॉर्मेंस होगी। तो हम भी मजबूत करना चाहिए हमारा एयर डिफेंस और एयर कैपेबिलिटीज।
हम भी S-400 या आकाश सीरीज को हमने डेवलप किया। तो अभी हम देख रहे हैं कि तुर्की, पाकिस्तान, चीन अभी इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो उसमें शायद लगता है कि हम और भी मजबूत करना चाहिए। सर, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि यह जरूरी था, जब हमने अपना सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिया तो सीज फायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी पहला चीज हमने ये फोकस किया है कि आतंकवाद के जो कैंप्स हैं उसके सिर्फ उसमें फोकस हमारा थी। पहला दफ़ा जब मई 6, मई 7 रात को ये ऑपरेशन हुई, पहले उनका फोकस सिर्फ आतंकवाद के जो टेररिस्ट कैंप जो मुरिद के या भावलपुर या दूसरा जगह पर। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ इंडियन नेवी के जो या इंडियन आर्म फोर्सेस के कुछ अफसरों ने ये भी कहा है कि हमको परमिशन नहीं थी कि उनका मिलिट्री पोजीशंस में हमला करें, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है ये। और पहला जब मई 6 तारीख को रात को ये हुई, तब हमारा पोजीशन ये है कि इसका एस्केलेट नहीं करना चाहिए। ऑल राउंड वॉर या दूसरा डोमेन्स पर, लैंड पर, नेवी पर हम एक्सपैंड करना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे ऑपरेशंस में कुछ कमी हुई, क्योंकि ये एक ऑल राउंड वॉर नहीं थी। तो पहला चीज़ ये है कि हम एक रिस्ट्रेंट पोजीशन में एंटर किया ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ इसका फोकस थी, मुद्दे थी। तो हम एस्केलेट करना नहीं चाहते थे। सर, चाइना जैसे पिछले काफी सालों में देखा गया है कि डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी जो चाइनीज हथियार थे उनका इस्तेमाल भारत के साथ हुआ। एक तरीके से लाइव लैब की तरह टेस्टिंग हुई है, यह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा। डीपीआर वो सही है, लेकिन अगर ये लाइव लेबोरेटरी हैं तो चीन के लिए बहुत सारे नुकसान भी हुई, क्योंकि जो मई 9 तारीख को 10 तारीख को जो ऑपरेशंस हुई, उस समय चीन का जो हुंगची 9 मिसाइल सिस्टम्स या उसका विंगलुंग ड्रोन्स या उनके दूसरे जो मिसाइल सिस्टम्स या हथियार, वो कोई काम नहीं कर पाया। जो ब्रह्मोस के अटैक्स में या दूसरा जो एयरफोर्स के जो अटैक्स में हमले में कोई चीन का जो हथियार काम नहीं कर पाई। चीन का ब्लॉगर्स ने कहा है कि पाकिस्तान का जो आर्म फोर्सेस पर्सनल उतना प्रोफेशनल है नहीं, वो ऑपरेट भी कर नहीं पाए चीन का जो इक्विपमेंट को। तो इससे पता लगता है कि बहुत सारा कमी है चीन के जो इक्विपमेंट जो उन्होंने बेचा पाकिस्तान को। तो इससे लग रहा है कि वो तो लाइव लेबोरेटरी है, लेकिन बहुत सारे इक्विपमेंट काम नहीं कर पाई। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन प्रोफेशनलिज्म वाज मोर एफिशिएंट, मोर स्ट्रॉन्गर। सर, देखा बढ़ते अगली खबर क्या, संजय राउत का जय गुजरात पर तंज। महाराष्ट्र में आज दशकों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर साथ दिखेंगे। दोनों ठाकरे बंधु हिंदी भाषा पर अपनी जीत का जश्न मनाने वर्ली में विशाल मोर्चा निकाल रहे हैं। इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि दोनों भाइयों के साथ आने से महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ रही है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने बीते दिन एकनाथ शिंदे के एक बयान पर भी कड़ी आलोचना की और तंज कसा है एकनाथ शिंदे के जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात वाले नारे पर राज्य में बवाल मच गया। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह के लिए मुजरा और मुशायरा भी कर सकते हैं। देखिए, हमारी भावना तो बहुत ही मीठी है। हमारे लिए ये त्योहार है, महाराष्ट्र के लिए त्योहार है
कि ठाकरे परिवार के दो प्रमुख नेता जो राजनीति के कारण अलग हो गए थे, वो 20 साल के बाद एक मंच साझा कर रहे हैं। ये हमारी सबकी इच्छा रही हमेशा कि ये सब एक साथ आकर जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी मानुष के दुश्मन है, उनके खिलाफ ताकत से हमको लड़ाई करनी चाहिए। आज उद्धव और राज ठाकरे जी एक साथ आकर जरूर महाराष्ट्र को और मराठी मानुष को एक दिशा देंगे और एक ललकारी भी देंगे और हम सब खुश हैं। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अमित शाह की शायरी पढ़ी, शायरी के बाद गुजरात में भारत किसी तरीके इसको देखो, एकनाथ शिंदे मुशायरा भी कर सकते हैं। अभी आजकल तो अमित शाह जी के लिए मुशायरा भी कर सकते हैं, मुजरा भी कर सकते। मुजरा तो चल रहा है आजकल उनका। तो शायरी तो किसी ने लिखी देती है, शायरी पढ़ लेते, मैं उनको पहचानता हूँ। वो एक मराठी कविता भी नहीं पढ़ सकते। तो मुजरा, मुशायरा, शायरी, सत्ता में रहना है अमित शाह जी के आशीर्वाद से, तो ये मुजरा। बढ़ती अगली खबर क्या, ठाकरे बंधुओं का मिलन, ऐतिहासिक घटना। अरविंद सावंत आज मुंबई में आयोजित विजय रैली के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने पर शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा है कि बिल्कुल यह एक ऐतिहासिक घटना है, यह एक गौरवशाली क्षण है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। देश में जब लोग पार्टियों को तोड़ रहे हैं, पार्टी को बांट रहे हैं, परिवारों को भी बांट रहे, तो विभाजन की पहल कौन करता है? भाजपा। आज यहाँ दो भाई, दो पार्टियां एक साथ आ रही है, वे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। Absolutely historical event. It's a pride moment for me to be cherished for a long. You can't imagine in the country when the people are disintegrating the parties, dividing families too. Who takes the initiative to divide this? It's the BJP. Today it is the other way. Two brothers are coming together. Two parties are coming together. And they are going to address to the people of Maharashtra. It's a really a great momentum. How do you see the political equation from here? A political equation, you have to experience it. Why to worry about it right now? Something good is happening, so let us enjoy that. Instead of thinking what will happen in future, it is going to happen good in Maharashtra. What do you have to say? Is there aggression in the mind of the people? Yesterday, we saw Mr. DCM Eknath Shinde has said, "Jai Hind, Jai Maharashtra, and Jai." That is what the miserable, they have lost the loyalty. They are loyal to BJP. Basic, when they say we follow the ideology of Vandaniya Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray. What Balasaheb Thackeray has said? Balasaheb Thackeray has said that whenever I am in Maharashtra, Jai Hind, Jai Maharashtra. If I go to Gujarat, I'll say Jai Hind, Jai Gujarat. If I go to Gujarat, if I go to Tamil Nadu, I'll say Jai Hind, Jai Tamil Nadu. If I go to Karnataka, I'll say Jai Hind, Jai Karnataka. That's what is basic principle. So that the identity of the local identity should be honored. And that is what is the thought. They see, we follow the ideology of Shiv Sena. Is it the ideology of Shiv Sena? You are a slave there. This is slavery in their blood now. बढ़ते अगली खबर की ओर, झांसी ट्रेन बम धमकी निकली झूठी। झांसी स्टेशन पर एक ट्रेन में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया है, लेकिन जांच के बाद यह धमकी झूठी निकली। आरपीएफ कमांडेंट विवेकानंद नारायण ने बताया कि रेल मदद के जरिए मिली इस धमकी के बाद स्थानीय प्रशासन, बम निरोधक दस्ते, जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। ट्रेन के पहुंचते ही प्लेटफॉर्म खाली करा गया, यात्रियों को उतारकर उनके सामान और सभी कोचों की सघन तलाशी ली गई। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। फिलहाल धमकी देने वाले की तलाश की जा रही है। वाली थी उससे पूर्व उसके आधार पे स्थानीय प्रशासन, बॉम्ब स्क्वाड, जीआरपी, आरपीएफ द्वारा सभी तैयारियां यहाँ की गई। लोगों प्लेटफॉर्म को गाड़ी के आने से पूर्व खाली किया गया। सभी लोगों को सुरक्षित उतार कर उनके सामान की जांच की गई और गाड़ी के सभी कोचेज की राजकीय बीडीडीएस स्क्वाड द्वारा जांच की गई और कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला। किन किन टीमों के द्वारा जांच की गई? बीडीडीएस टीम, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल। गलत पाई गई। हाँ, गलत। लगभग कितनी देर जो है ट्रेन स्टेशन पर खड़ी? वो इम्पोर्टेंट थी। सूचना कैसे मिली? सूचना रेल मदद के माध्यम से। रेल मदद।
छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म से चलने को तैयार है। गाड़ी में बैठने में जल्दबाजी ना करो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12-824 उसी समय में प्लेटफॉर्म से चलने को तैयार है। आराम से गाड़ी में बैठे। चलो बढ़ते अगली खबर की ओर। मराठी पर बिजनेसमैन केडिया ने राज ठाकरे को दी चुनौती। महाराष्ट्र में भाषा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ लोगों के साथ मारपीट का सिलसिला भी थमता नजर नहीं आ रहा है। मुंबई के वर्ली में बिजनेसमैन सुशील केडिया के ऑफिस में आज सुबह जमकर तोड़फोड़ की गई है। केडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि वह मराठी भाषा नहीं सीखेंगे। इस पर मनसे कार्यकर्ता भड़क गए और तोड़फोड़ कर दी। मनसे कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई तोड़फोड़ के बाद सुशील केडिया ने माफी मांगी। नमस्कार, my tweet happened in a wrong state of mind under duress and stress, and further now it is getting manipulated and misinterpreted to suit the interests of people who want to gain from any controversy. Having come under pressure mentally from the violence inflicted on those who do not know Marathi, I ended up overreacting. I realized I must take back my overreactions and withdraw. Truth is, even after living for 30 years in Mumbai, the level of proficiency and fluency that a native Marathi born can have, we will not be able to achieve. And for avoiding any embarrassments or confusions, one has been using Marathi language only in less than formal situations with a casual atmosphere only before people very closely known to us. This has not happened to me in the use of 7 other Indian languages that I could learn over a period of time. And for the simple reason that when there is an atmosphere of fear that keeps on returning back time to time again and again, it creates natural hesitation that what if I end up speaking a single word or phrase out of context or inappropriately, and some people will choose to blow it out of proportions to purposefully interpret as an insult being inflicted upon Marathi. दम घुट जाता है ऐसे माहौल में. And in such a situation, if overreacted in that tweet, I clearly understand that what a contradiction I've been myself. Always, not once, not twice, but always, one has been having a deep sense of appreciation and gratitude to Mr. Raj Thackeray for the strong issues he raises, with the strength with which he stands up for issues concerning all of us. Whether it was the Hanuman Chalisa campaign in recent memories, or always the championing of Hindutva and Rashtravad that he has done, he's always been a hero. But this time, when our own have been loggerheads with each other, my mind went haywire in stress. While I've been a fan, an ardent follower who has regularly positively tweeted about him, with this kind of a situation where our own are hurting our own, I erred completely in my emotional overreactions. I therefore urge, the same way that I have realized my mistake and I wish to correct it unequivocally, the concerned people may also hopefully consider someday soon that instead of frightening people, if you provide us encouragement, it will help us overcome our hesitations in achieving fluency in Marathi language more rapidly, as we will be fearlessly using it more and more. Of course, the tweet that I made out of haste, out of the stress, conveyed things in a way that can be interpreted in many ways. But if you look at my past tweeting, the way I have been appreciative of Raj Thackeray ji, I am hopeful he will realize
दैट जब अपने ही अपनों का दम घुटा देते हैं तो गलतियां चारों तरफ होने लगती है। मेरी गलती को मैं स्वीकारता हूं, क्षमा की याचना करता हूं और आशा करता हूं जिनके बस में है कि इस वातावरण को अच्छा करें और सभी के हृदय में साहस आए कि हम मराठी को ज्यादा सरलता के साथ अपना सकेंगे, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बढ़तेली खबर की ओर। उद्धव गुट और एमएनएस की साझा रैली पर बड़ा बयान। मुंबई उद्धव ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संयुक्त रैली को लेकर शिवसेना नेता आनंद दुबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्षों बाद एक ऐतिहासिक क्षण आया जब दोनों ठाकरे एक मजबूत राजनीतिक पहचान वाले ब्रांड महाराष्ट्र के सम्मान के लिए एक मंच पर आ रहे हैं। आनंद दुबे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा महाराष्ट्र में रहना तो चाहती है, लेकिन जय गुजरात कहती है ऐसा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र हमेशा पहले रहेगा, फिर बाकी राज्य। मंच पर दोनों ठाकरे जो कि बहुत बड़े ब्रांड हैं, आज वो इकट्ठे आ रहे हैं। और किस लिए आ रहे हैं? राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए आ रहे हैं, मराठी मानुस के सम्मान के लिए आ रहे हैं। एक ऐसा सम्मान जिसको बीजेपी दबाना चाहती है, बीजेपी कुचलना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र में तो रहें, लेकिन कहें जय गुजरात, कहें जय फलाने। ऐसा नहीं होगा। पहला नाम महाराष्ट्र का होगा, उसके बाद दूसरे का होगा। हम जब जिस राज्य में जाएंगे वहां की जरूर जय जयकार करेंगे, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको कहना पड़ेगा जय महाराष्ट्र, जय हिंद, कशा है तुम्ही, काय चाललंय, तुम्ही बरा है ना, ये तुमको बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की प्रेमी वाली भाषा है। अच्छा, मराठी, हिंदी और संस्कृति तीनों एकमात्र ऐसी पूरी दुनिया में भाषा है जो एक ही टाइपराइटर पर, एक ही देवनागरी लिपि पर लिखी जा सकती है। तो इसका मतलब हमारा किसी भाषा से विरोध नहीं है, हम हिंदी के विरोधी नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत। बढ़तेली खबर की ओर। आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि। मुख्यमंत्री भूपेंद्र ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। यह विश्वविद्यालय सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने और युवाओं को कृषि व सहकारी शिक्षा में प्रशिक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर अमित शाह ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि यह संस्थान उनके विजन को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलतनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये सर्वशांतिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सर्वेभ्यो नमो नमः। जलेन प्रदक्षिणं कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य सर्वेभ्यो नमो नमः। माल्यादीनि सुगन्धानि माल्यादीनि प्रयाणितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रजगयेताम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मत समान बात की नास्ति चक्षत्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयंकर त्राता भव भवार्णवाद्वये मातर्कृपा सिन्धु क्षणमात्र प्रभो वरद त्वं वरं देहि वाञ्छितं फलम्। बोली श्री गजानन गणपति महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कैमरा गिम्बल गिम्बल वाइड आइयो प्लीज, वाइड आइयो मित्रों, वाइड आइयो। वजन बता कितना वर्षों से बात साथ
पीछे हो जा थोड़ा सा। काम नहीं कर सकता एक ही 132 मीटर की लाइन जा रही है, एक ही 66 मीटर की लाइन जा रही है, 66 kV की, जो 900 मीटर है। ये हमें सूचना प्राप्त हुई है कि ये लोग इसको अंडरग्राउंड कर रहे हैं। ये वाली ऊपर ही रहेगी, ये नीचे चली जाएगी। पूरा ग्रीन बेल्ट बना लो सर। ये हमने एक टेंटेटिव प्लान भी बना रखा है सर, जिससे हम लोग बिल्डिंग का अपना पीछे रहोगे ना, टोटल आएगा, बाकी तो सब है, मैं अकेला। बढ़ते अगली खबर की ओर। नम्मा मेट्रो किराया वृद्धि पर तेजस्वी सूर्या का हमला। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने नम्मा मेट्रो के किराए में 100 से 130% तक की बढ़ोतरी पर तीखी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा है कि मेट्रो और बस शहर के दो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक परिवहन साधन हैं, लेकिन बीएमआरसी ने हाल ही में किराए में 100% तक की बढ़ोतरी कर दी है। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि किराया बढ़ाने से पहले एक समिति को अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भेजा गया है और उसी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। किराया बढ़ने के बाद से रोज लगभग 1 लाख यात्री कम हो गए। उन्होंने कहा कि सांसद का आरोप है कि 3 महीने से अधिक बीतने के बावजूद बीएमआरसी ने न तो वह रिपोर्ट सार्वजनिक की है और न ही आरटीआई के जवाब दिए। बेंगलुरु इज सफरिंग एंड चोकिंग बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स। The only way to solve this is to reduce the number of private vehicles on road and increase adoption of public transport. Metro and bus are two most important public transport means. However, the most important and critical yellow line that connects the residential heart of South Bengaluru with Electronic City is pending inaugurations, pending opening of operations from almost 4 years. In 2021, the operations were supposed to have been started. That was the scheduled date of operations. It is 2025 and even today we don't have clarity. On more than 12 occasions, BMRCL has given deadlines and has failed to meet it. Even today, when we pressed the BMRCL MD on committing a particular date, he is still non-committal about it because the state government is not putting its full force behind making these operations possible in the shortest period of time. Second, Metro recently increased the fares of BMRCL, the Metro fares, by 100%. And before doing so, a committee conducted an international tour and came up with a report. Based on this report, a 130% increase in Metro fare was administered. Ever since the increase in Metro fares, about 1 lakh dip in ridership is witnessed every day. We are asking, journalists have filed RTIs, public activists have filed RTIs. As MPs, we have written multiple letters to the BMRCL and the state government, asking them to make public the fare fixation committee report. And 3 months has taken place, they have not made it public yet. What are they trying to hide? Is this a document that has some national security implications, that some leakages from this will affect the country's national security or some deep technology transfer? What is it that they are trying to hide? We want the fare fixation committee report to be made public. This is a democracy. Metro runs on people's money. Metro officials are paid by people's money. As MPs, MLAs, as Deputy Chief Minister, our salaries come from public money. Is the public who use the Metro, don't they have the basic right to know how and on what basis the Metro fare were increased? These are the basic questions that we have answered. And unfortunately, even on that point, other than saying that he will communicate our demand to the state government, there has not been any serious commitment. If need be, I will even approach the court in the coming week to get this fare fixation committee report made public and rationalization of Metro fares in Bengaluru. Public transport should be affordable, it should be reliable, and it should be dense so that people can adopt it in lieu
of private transport. That is the only way to address congestion. Congress says that even the central government is an equal stakeholder in this. Why this blame? The role of the central government in metro is twofold. One, the regulatory clearances before the commencement of the construction and the launch of the civil works. The second is the funding aspect. The central government has done both of these things in record times. The operation of the metro, the execution of the civil works is primarily the responsibility of the state government. Why have they not done it? I had another question to the state government officers today. In 2024, last year, after Narendra Modi government came to power, within 100 days, permission was given for Metro Phase 3, which connects JP Nagar to Kadbagere, a very important line. More than 1 year has elapsed. Why has the construction, civil works, tendering not been done? Is this not the responsibility of the state government? You can blame center for everything else, but what about Metro Phase 3? Center has given approval within 100 days of the new government. It's been 1 year. Why have you not started even calling civil tenders? The Chief Minister should answer, Deputy Chief Minister should answer. The patience of people of Bengaluru, our patience is wearing thin. I'm making it abundantly clear. The MD today has said that he hopes that there may be an inauguration or an operation of services before 15th of August. We want him to commit to this deadline. If this deadline is not committed, the protest that we did today was a sample. There will be a much larger scale mass protest organized in every metro station of Yellow Line if this deadline is missed. Sir, as far as rolling stock is concerned, it's beyond us. There is a Make in India clause and the centre's role comes in to effect here. The BMRCL is the nodal agency for execution. Why is it that other metros all over the country, why are they not having these problems? Why is it that this is a problem only in Bangalore? Why is it only with respect to this administration? These are questions that they must answer. And increase adoption of public transport. Metro and bus are two most important public transport means. However, the most important and critical Yellow Line that connects the residential heart of South Bengaluru with Electronic City is pending inaugurations, pending opening of operations from almost 4 years. In 2021, the operations were supposed to have been started. That was the scheduled date of operations. It is 2025 and even today we don't have clarity. On more than 12 occasions, BMRCL has given deadlines and has failed to meet it. Even today, when we pressed the BMRCL MD on committing a particular date, he is still non-committal about it because the state government is not putting its full force behind making these operations possible in the shortest period of time. Second, Metro recently increased the fares of BMRCL, the Metro fares, by 100%. And before doing so, a committee conducted an international tour and came up with a report. Based on this report, a 130% increase in metro fare was administered. Ever since the increase in metro fares, about 1 lakh dip in ridership is witnessed every day. We are asking, journalists have filed RTIs, public activists have filed RTIs. As MPs, we have written multiple letters to the BMRCL and the state government, asking them to make public the fare fixation committee report. And 3 months has taken place, they have not made it public yet. What are they trying to hide? Is this a document that has some national security implications, that some leakages from this will affect the country's national security or some deep technology transfer? What is it that they are trying to hide? We want the fare fixation committee report to be made public. This is a democracy. Metro runs on people's money. Metro officials are paid by people's money. As MPs, MLAs, as Deputy Chief Minister, our salaries come from public money. Is the public who use the metro, don't they have the basic right
to know how and on what basis the metro fare were increased. These are the बढ़ते अगली खबर की ओर। क्या बिहार में सरकार नाम की चीज बची है, बोले मनोज। पटना के व्यवसायिक जगत में सनसनी फैला देने वाले गोपाल खेमका हत्याकांड पर अब राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया आने लगी है। राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने इस घटना पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि खेमका का परिवार क्या सोच रहा होगा। ये घटना देर रात घटी है। क्या बिहार में सरकार नाम की कोई चीज बची? सांसद ने आरोप लगाया है कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। क्या बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहां किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बिहार को। मनोज सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं, और कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि 20 साल पहले जो जंगल रहा था उसको आप घर घर जाके घिस गया है स्क्रिप्ट। राजनाथ जी अपने मन से नहीं बोले, उनको स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, क्योंकि और कुछ चल ही नहीं रहा है। लोग आज देख रहे हैं। तुम वैदिक काल में ले जाओगे, उस दौर के भी आंकड़े जारी करो और आज के आंकड़े जारी करो, सार्वजनिक बहस कर लो, लेकिन उनसे जाके पूछो जिनके घर का चिराग बुझ गया है। उनसे पूछो, शर्म आएगी अगर थोड़ी भी शर्म अंदर है। गांधी मैदान थाना नजदीक है, एसएसपी ऑफिस नजदीक है, एक कारोबारी जब सेफ नहीं है तो आम पब्लिक। अरे बाप, मुख्यमंत्री आवास ही कितना दूर है? मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास कितना दूर है? असल में सारी चीजें संकेत में चल रही है। मैंने कहा ना, 100 बात की एक बात, सरकार का गुंडों पे, मवालियों पे, हत्यारों पे कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये विपरीत है। उनका नियंत्रण है सरकार नाम की शून्य व्यवस्था पर। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल में 4 लेन प्रोजेक्ट से 9 पंचायतें प्रभावित। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने आरोप लगाया है कि इस परियोजना ने कम से कम 9 पंचायतों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि NHAI ने जिस तरह गवार भारत और एसपी सिंगला जैसी कंपनियों को ठेका सौंपा है, उनके काम करने के तरीके से स्थानीय लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा है। इन कंपनियों के नाम की वजह से कई घर गिर चुके हैं, कुछ गिरने की कगार पर हैं, खेती को नुकसान पहुंचा है और लोगों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। डॉक्टर तंवर ने चेताया कि अश्विनी खड़ू के पास बसे लोगों के घरों में अब बाढ़ का खतरा है, जो एक बड़ी आपदा का संकेत है। आज किसान सभा, CI2 और अन्य जन संगठनों ने, और जितने यहाँ पर कम से कम जो 9 पंचायतें हैं जो इस समय कैथरी घाट से ढली तक जो प्रभावित है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है 4 लेनिंग का, उसमें गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, भारत कंपनी है, एसपी सिंगला कंपनी है। ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर पिछले दिनों में काम कर रहे हैं और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, उससे जो प्रभावित लोग हैं, कईयों के मकान गिर गए, कईयों के गिरने वाले हैं, लोगों के खेत खराब हो गए, लोगों के घरों के पास बाढ़ आने वाली है, जो अश्विनी खड्ड के साथ जो घर लगते हैं, उन सब जगह के लोगों ने मिलकर के ये सोचा था कि जो एक ऐसा माहौल हिमाचल में बनाया जा रहा है कि शायद ये केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी और राज्य और केंद्रीय सरकार ही इसके लिए दोषी है। मगर आज हम इस बात के ऊपर फोकस करना चाहते थे कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का हो, वो एयरपोर्ट का हो, रेलवे लाइन का हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का हो, इसमें जो कंपनियां काम करती है सबसे ज्यादा लाभ उनको होता है, खरबों रुपए का होता है। वो उसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में सत्ता पक्ष की पार्टियों को, विपक्ष को भी पैसा देती है, और उसके बाद उनके पेरोल के ऊपर जितने स्टेक होल्डर एजेंसीज होते हैं वो हैं। मगर जिस तरह से उनकी DPR बनाई जाती है
और जिस तरह से उसे एग्जीक्यूट होना है वो मौके के ऊपर नहीं होता है। लोगों का सारा ध्यान कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी, प्रशासन, पुलिस उसके ऊपर रहता है, पर सारे का सारा जो दोष है हमारा ये माना है किसान सभा का कि जो कंपनियां वहां पर काम कर रही है, जो लूट घसूट कर रही है और जो जिस तरह का वो मुनाफा, वो बहुत ही मुनाफा इन प्रोजेक्टों के अंदर है। केवल 10 किलोमीटर 985 मीटर की जगह है ये जो कैथली घाट से ढली है, उसके लिए ये जो इसको गाबर कंपनी को काम मिला है 2070 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर बनना है और उसके अंदर उनका काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से वो मांग होती है लोगों की कि जैसे उनके घरों को खतरा पड़ रहा है, खेतों को पड़ रहा है, सारा मलबा डंपिंग साइट में ना डाल करके वो एक खड्डों के अंदर डाल देते हैं, वो जो नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, उनका ध्यान, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है क्योंकि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, केंद्रीय सरकार की है, पर साथ में राज्य सरकार की भी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2020 में जो एक नोटिफिकेशन हुई थी, डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसमें कंसर्न्ड जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, एक्सिन है और जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जैसे इसमें गावर है, एसपी सिंगला है, भारत है, और उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनको उसके अंदर बुलाया जाता है हर महीने में। पर उसकी मीटिंगें कई बार साल भर में, अगर 2020 से आज तक हम देखें पिछले 5-6 सालों के अंदर बहुत ही कम हुई है। तो जिन लोगों को मुआवजा मिल जाता है कि जिनकी जमीन जाती है, घर जाती है, वो तो एक बात है, मगर जो उससे बाहर जमीन है, अगर जैसे कल ये कमेटी बनी और वो इसका आकलन करेंगे तो उससे कई गुना जमीन इस समय जो इस प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत की गई है, वो जमीन मलबे के कारण, पानी के कारण, बाढ़ के कारण वो प्रभावित हुई है और उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। इन सब मुद्दों को लेकर, और आज जो हमारा विशेष मुद्दा है, आज 29 जून और 30 जून को जो ये हमारे संजय वन के अंदर जो इतना बड़ा हादसा हुआ, जो हमारी बहन रंजना वर्मा जी इस समय बेघर है, एक एक जगह जा करके इस समय वो अकोमोडेशन ढूंढ रही है, एक विधवा है, वो प्रशासन ने, सरकार ने, मंत्रियों ने, जो भी आया सबने आश्वासन दिए, पर उनके लिए कोई इस समय घर का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। कहा था कि उनके लिए रेंटेड अकोमोडेशन देंगे, सरकारी अकोमोडेशन दी जा सकती है, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस में रखा जा सकता है, उनके संपर्क में कोई नहीं है। कल भी वो सारे में घूमती रही है। और जो 6 और बिल्डिंग्स और जिसमें 20 से ज्यादा परिवार प्रभावित है, नाम के लिए उन्हें बोल दिया गया कि उन्हें कहीं रखा जाएगा, पर वो किसी न किसी बंट करके लोगों के घरों के अंदर रह रहे हैं। तो जो एक ऐसे डिजास्टर के लिए हमें एक्टिवेट होकर के काम करना चाहिए था, वो उस स्तर के ऊपर नहीं हो रहा। तो हमारा मानना ये है कि इसमें जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि उसमें जिम्मेवारी इस कंपनी की है और इस कंपनी को तुरंत जो अभी रंजना वर्मा है उनको उसका मुआवजा दिया जाए, जो भी कमेटी के द्वारा जिस तरह भी इसका आकलन करना है समयबद्ध समय में, और जो बाकी अफेक्टेड जो घर है जिसमें दरारें आ गई, जो रहने योग्य नहीं रह गए हैं, उसके अंदर भी तुरंत एक सरकार को एक दबाव बनाकर कंपनी से उनका मुआवजा उन्हें दिलाना चाहिए। और जो इसमें जो टेक्निकल एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ये यहाँ पर जो स्लोप प्रोटेक्शन वर्क्स कर रहे हैं, वो शायद सेमी अर्बन जो हमारा एरिया है उसके लिए ये करेक्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर कोई घर नहीं है, तो उसमें जो ये ड्राउटिंग करते हैं, जो एक रॉक बोल्टिंग करते हैं, वो ठीक है। पर जिस समय ये ड्रिल करते हैं, तो अगर 28 mm का उसमें सरिया डालेंगे तो उससे 2 गुना 26 mm का वो उसमें होल करते हैं। उस होल को करते समय सारी वाइब्रेशन होती है और सारे घर एक कच्चे हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। जब डीपीआर बनी उस समय जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल जो एक इसका असेसमेंट की जाती है, और अब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये परिवर्तन आते जा रहे हैं, हम किसान सभा और इन ज्वाइंट हमारी जो संघर्ष समिति बनी है उसके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं, इन प्रोजेक्टों को जो हिमाचल प्रदेश में ये बन रहे हैं, इनको रिविजिट किया जाए, क्योंकि डीपीआर 10 और 15 साल पहले बनती है। मौके के ऊपर इस समय जो हालात है वो इससे बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं
और कैचमेंट टू कैचमेंट इसका प्रभाव गलत पड़ता है। कल हमने सारे एरिया का दौरा किया, वही प्रक्रिया इस समय जो हमारी पुजारली पंचायत में मझार है वहां पर भी इसी तरह की ड्राउटिंग इस समय हो रही है। उसके ऊपर जो प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल है वो बिल्कुल एक गिर गया और एक गिरने वाला है। हमारे जाने के बावजूद भी शाम को 6-7 बजे भी उन लोगों ने काम बंद नहीं किया और ये दिन रात वहां पर डबल शिफ्टों में काम करते हैं मनी सेव करने के लिए। मजदूरों को 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे का काम करवाते हैं। तो इसलिए ये समस्या केवल एक गावर कंपनी की तो है, पर पूरे हिमाचल की जो आज ये दुर्दशा हो रही है तो ये इसका यही कारण है। और ये भी हम क्लियर करना चाहेंगे अंत में कि जो किसान सभा है वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, उसके माध्यम से टूरिज्म आएगा, मगर इसको साइंटिफिकली होना चाहिए। और उसमें जो रेगुलेटरी एजेंसी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमारा जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, उन लोगों को भी प्रशासन, पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अलावा एक्टिवेट होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो किसान सभा ने तय किया है कि इस कंपनी जो कंपनियां काम कर रही है इनका काम बरसात के अंदर तुरंत सस्पेंड किया जाए, उस समय तक जब तक ये रिविजिट ना हो कि ये साइंटिफिकली जो अभी इन्होंने जो डिजाइन बनाए हैं जिस तरह से काम हो रहा है। और जो कल लिंडी दहार के अंदर 90 फुट की जो दीवार गिरी है उसका भी यही रीजन है कि वो क्रेट वायल और उसके ऊपर सॉइल से जो यहाँ पर दीवारें बना रहे हैं वो हिमाचल के अंदर नहीं चलेगी। उसको ना टेस्ट करके इन्होंने लगता है कि हिमाचल को एक लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है, ये कभी भी मान्य नहीं होगा। और अगर सरकार इस पे कोई कठोर कदम नहीं लेती, इनका काम सस्पेंड करके इंक्वायरी करा करके और दोबारा से इसको रिविजिट नहीं करती, तो हम इन कंपनियों को काम नहीं करने देंगे। ये तय किया गया है। धन्यवाद। अब वक्त हो चला जिसको ब्रेक के बाद ही खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।